Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and I'll be presenting you today daily current analysis. In this video, we will be discussing some of the important current affairs topic which are important from our UPSC preparation point of view. So let's begin with today's video. आज के पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं. It is related to the rotation of the earth. So Earth is spinning faster. Earth की रोटेशन 24 आवर्स से कम टाइम में कंप्लीट हो चुकी है. Yes, हमसे अगर पूछे कि अर्थ की रोटेशन को कितना टाइम लगता है, वी से 24 आवर्स. लेकिन इस साल 29 जून को अर्थ की रोटेशन 24 आवर्स से कम टाइम में कंप्लीट हुई है. Earth took less than 24 hours to complete its rotation on 29th June this year. हालांकि ये जो रोटेशन है ये 1.59 मिली सेकेंड्स कम टाइम लिया है इसने 24 आवर्स से. तो 24 आवर्स में 1.59 मिली सेकेंड्स का टाइम कम लिया है अर्थ की रोटेशन ने. नाउ इसे लेकर ऑलरेडी साइंटिस्ट के द्वारा ये स्पेकुलेशंस चल रही थी. साइंटिस्ट वर ऑलरेडी स्पेकुलेटिंग दिस दैट अर्थ्स रोटेशन स्पीड, द स्पीड ऑफ अर्थ्स रोटेशन इज पिकिंग अप द पेस. द पेस ऑफ रोटेशन इज इंक्रीजिंग. ये काफ़ी टाइम से ऐसी स्पेकुलेशंस चल रही थी, लेकिन इस साल 29 जून को अर्थ की रोटेशन का 1.59 मिली सेकेंड से कम टाइम लेना, 24 आवर्स से कम टाइम लेना, इन स्पेकुलेशंस को कंफर्म करता है. अब आप बोलेंगे चेंज लाइक 1.59 मिली सेकेंड्स का कम टाइम है, तो ये जो बिल्कुल माइन्यूट चेंज है इसे डिटेक्ट किया गया बाय यूजिंग एटॉमिक क्लॉक. एटॉमिक क्लॉक जो कि रोटेशन की जो स्पीड है, प्लैनेट की जो स्पीड है, उसे बिल्कुल माइन्यूटेस्ट डिटेल तक ये मेजर करता है. सो दिस 1.59 मिली सेकेंड्स का जो हमारे पास डिफरेंस आया है, दिस माइन्यूट चेंज वाज डिटेक्टेड बाय एटॉमिक क्लॉक फर्स्ट ऑफ ऑल. अब आपके मन में आएगा कि क्यों अर्थ की जो रोटेशन की स्पीड है वो पेसअप हो रही है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस न्यू ट्रेंड इन अर्थ्स रोटेशनल स्पीड? Well, this is attributed to the Chandler wobble. There is this phenomena which is called as Chandler wobble. ये इससे related है. So, what is this Chandler wobble? इसे समझते हैं. Well, सबसे पहले यहाँ पे जो Chandler wobble term है, this is according to NASA. This is the motion जो कि Earth exhibit करती है जब Earth अपने axis पे rotate करती है. आप इस स्क्रीन पे एक टॉय टॉप की रोटेशन देख रहे हैं, एंड एज यू आर सीइंग द रोटेशन कैन यू सी द टॉय टॉप इज वॉबलिंग. ये लगातार अपने एक्सिस पे रोटेट करते करते वॉबल कर रहा है. इसी तरह का मोशन, इसी तरह की वॉबलिंग अर्थ भी शो करती है जब अर्थ रोटेट करती है. तो ये जो आपको वहाँ पे वॉबलिंग नज़र आ रही है, बिल्कुल इसका जो येलो पार्ट है आप जब ऊपर से देख रहे हैं, उस वॉबलिंग को आप यहाँ पे देखिए. In 2000, scientists they solved this mystery. और उन्होंने कहा कि ये जो वॉबलिंग हमारी अर्थ में आती है जब अर्थ रोटेट करती है, इसका रीज़न और कुछ नहीं, हमारे ओशंस के बॉटम के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, जो चेंजिंग फ्लक्चुएटिंग प्रेशर आपके ओशंस के बॉटम पे है, ये उसका रिजल्ट है. अब हमारे ओशंस का जो प्रेशर है, द प्रेशर विच इज़ ऑन द बॉटम ऑफ द ओशन, ये फ्लक्चुएट कैसे करेगा? अब आप यहाँ पे आपके काम आएगी आपकी ज्योग्राफी. नाउ दिस कैन फ्लक्चुएट बाय टेम्परेचर डिफरेंस, बाय सैलिनिटी डिफरेंस. जिन एरियाज़ में हमारे पास कहीं वार्म वाटर अक्यूमुलेट हो रहा है, वार्म वाटर एक्सपैंडेड होता है, लाइटर होता है, लेस डेंसर होता है. कहीं पे आपके पास कोल्ड वाटर है, वो ज़्यादा डेंसर है, वो ज़्यादा कंप्रेस्ड है, वो ज़्यादा कंपैक्ट है. तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी जो प्रेशर है उसमें डिफरेंस आता है. सिमिलरली सैलिनिटी चेंजेस. कोई हाई सलाइन एरिया है, वहाँ पे लगने वाला प्रेशर ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है. कोई लो सलाइन एरिया है,
वहाँ पे लगने वाला प्रेशर कम है, डेंसिटी कम है। तो जो हमारा ओशन बॉटम है, इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर लगातार फ्लक्चुएट करता रहता है। टेम्परेचर चेंजेस और सैलिनिटी चेंजेस यहाँ पे मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपके ओशन बॉटम का जो प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे ओशंस के ऊपर विंड ड्रिवन चेंजेस भी आते हैं। प्लानिटरी विंड्स अगर चल रही हैं तो वाटर को ईस्ट टू वेस्ट मूव करवा रही हैं, वो वेस्टर्न साइड पे ले जाकर वाटर को अक्यूमुलेट कर देती हैं, वार्म वाटर को अक्यूमुलेट कर देती हैं, जिसकी वजह से ईस्टर्न साइड पे कोल्ड वाटर की अपवेलिंग होनी शुरू हो जाती है। सो विंड्स की वजह से भी आपके ओशन करंट्स चलते हैं। इन ओशन करंट्स की वजह से ओशंस में सर्कुलेशन आती है और इस सर्कुलेशन से भी ये जो चैंडलर इफेक्ट है, ये जो वॉबलिंग इफेक्ट है, ये क्रिएट होता है। अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें यहाँ पे, तो द मेन फैक्टर इन द चैंडलर्स वॉबल इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द ओशन बॉटम प्रेशर चेंजेस। याद रख लीजिए इस चीज। 2/3 of the contribution is done by the ocean bottom pressure changes and the remaining 1/3 is because of the atmospheric pressure. Atmospheric pressure में fluctuations आती हैं, circulation चलती है, winds चलती हैं, इसकी वजह से ocean में circulation होती है and that lead to this wobbling. तो अगर हम इसे sum up करें, एक factor जो कि रोटेशन की स्पीड को शो करता है, इस वॉबलिंग को प्रूव करता है, दैट इज चैंडलर वॉबल एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएटिंग प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ओशन एंड टेम्परेचर सैलिनिटी चेंजेस आर द रीजन। द विंड ड्रिवन चेंजेस इन द ओशंस आर ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो हुआ आपका चैंडलर वॉबल। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर रीजन विच इज क्लाइमेट चेंज। थिंक अबाउट इट। क्लाइमेट चेंज से अर्थ की रोटेशन में क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? जब हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं तो हमारे माइंड में आता है ग्लोबल वार्मिंग, एंड ग्लोबल वार्मिंग में हमारे जो एवरेज टेम्परेचर है हमारे अर्थ का वो इंक्रीज़ हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली मेल्ट हो रहे हैं, एंड इससे भी हमारा जो अर्थ की रोटेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। ये कहा जाता है 1990s से जब सिग्निफिकेंटली ग्लोबल वार्मिंग का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ हुआ, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग इंक्रीज़ हुई, 1990s से सिग्निफिकेंटली अर्थ की रोटेशन फास्ट हो गई है। एंड वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस इज़ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो नॉर्थ पोल है इट इज़ शिफ्टिंग इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शंस। This is because of changes in the hydrosphere. Hydrosphere क्या है? Hydrosphere is the amount of water on the earth. So because of global warming, there are changes happening in the hydrosphere, and because of these changes in hydrosphere, the north pole is shifting eastwards. इसे लेकर इवन हमारे पास नासा का ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट ग्रेस मिशन है। इस ग्रेस मिशन के सैटेलाइट डाटा ने भी ये शो किया है कि जो नॉर्थ पोल का जो ड्रिफ्ट है इट वाज 17 टाइम्स फास्टर फ्रॉम 1981 टू 1995, और लास्ट 4 डिकेड्स में हमारा जो नॉर्थ पोल है इट हैज़ मूव टू 4 मीटर्स इन डिस्टेंस। तो चैंडलर वॉबल तो याद रखिएगा ही रखिएगा, उसी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज से भी हमारी अर्थ की जो रोटेशन है उसका जो स्पीड है वो पेसअप हो रही है। सो नेक्स्ट कम्स व्हाट हैपन्स नाउ। अब क्या करें? देखो, ऐसा ही हम एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ते हैं, जैसे कि आप रेवोल्यूशन की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, लेकिन वो 6 आवर्स को हर 4 साल के बाद एडजस्ट करके लीप ईयर आ जाता है। यू रीड अबाउट दिस इन योर ज्योग्राफी। नाउ व्हाट विल हैपन? अब देखो, साइंटिस्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमारा प्लैनेट इसी तरह रोटेट करता रहा, इसी तरह फास्टर पेस पे रोटेट करता रहा, एंड इट विल बी कंप्लीटिंग द रोटेशन इन लेस देन 24 आवर्स। तो ऐसे केस में जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, अब देखो डिफरेंस हमारे पास मिली सेकेंड्स का आ रहा है, लेकिन इस डिफरेंस को हमें एक नेगेटिव लीप सेकेंड को ऐड करना पड़ेगा।
क्योंकि अब एग्जैक्टली 24 आवर्स तो लग नहीं रहे, तो अब इसको हमें करने के लिए नेगेटिव लीप सेकेंड ऐड करना होगा। लेकिन इस सोल्यूशन जो कि ऑफर किया गया है, इससे सोल्यूशन के तौर पे कम इशू के तौर पे ज़्यादा देखा जा रहा है, स्पेशली इन दी वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसे लेकर मेटा ने एक ब्लॉग पब्लिश किया और कहा कि अगर इस तरह से आप एक लीप सेकंड ऐड कर देंगे, मतलब सीधा 23 आवर्स 59 मिनट्स एंड 59 सेकंड को आप 59 की बजाय सीधा 60 पे ले जाएंगे, आप 1 सेकंड का लीप सेकंड दे रहे हो बिफोर रीसेटिंग इट एट दी 00 एंड यू आर एडिंग दिस नेगेटिव लीप सेकंड। इसका मतलब आप 1 सेकंड का टाइम जंप कर रहे हो, 1 मिली सेकंड का टाइम जंप कर रहे हो। एंड इस टाइम जंप से जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वो क्रैश हो सकते हैं, जो हमारा डाटा है वो करप्ट हो सकता है, बिकॉज जो टाइम स्टैम्प है वो चेंज हो रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। एक सोल्यूशन ये है कि एड अ नेगेटिव लीप सेकेंड, बट इसे लेकर आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड बी नोइंग अबाउट इट। सो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट द इंडियाज़ ट्रेड डेफिसिट। सो इंडियाज़ ट्रेड डेफिसिट हैज़ वाइडेंड। जुलाई मंथ में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है इट हैज़ वाइडेंड टू अ रिकॉर्ड ऑफ 1.02 बिलियन डॉलर्स। सो यहाँ से ट्रेड डेफिसिट का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेड डेफिसिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो हमें डेफिसिट देखने के लिए मिला है ऑफ 31.02 बिलियन डॉलर्स, दिस इज़ मेनली बिकॉज हमारे जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं और हमारा जो इम्पोर्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो मिसमैच है, एक तरफ हमारे एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। एंड ये जो इंक्रीज़ आया है, दिस इज़ द इंक्रीज़ ऑफ विच इज़ 3 times इंक्रीज़ इफ़ वी कंपेयर टू जुलाई लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो 10.63 बिलियन डॉलर्स का था। इस साल ये बढ़कर 31.02 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच चुका है। तो एक साल में हमारा ट्रेड डेफिसिट 3 times इंक्रीज हो चुका है। यहाँ से एक तो आपको ये रीज़न कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज़ ट्रेड डेफिसिट, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ट्रेड डेफिसिट को हम नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोल देते हैं। इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द गैप, द मिसमैच बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सो जब एक हमारा जो मनी है हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा मनी हम स्पेंड करते हैं। When our spending on imports exceed then what we earn from export, this is called as trade deficit। मतलब सिंपल सी बात है, इम्पोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम, एंड इसे इसी तरह कैलकुलेट किया जाता है। इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, उसके थ्रू यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट को कैलकुलेट किया जाता है। ट्रेड डेफिसिट का ऑपोजिट होता है ट्रेड सरप्लस। अब ट्रेड सरप्लस कब होगा? जब हमारा इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा है। नाउ जब हम मेजर फैक्टर देखते हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई है कि हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, एक फैक्टर ये हो सकता है कि डोमेस्टिकली हम जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम है, या फिर सम गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। तो ऐसे केस में डिमांड पूरी करने के लिए हम चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से इम्बैलेंस आ सकता है और आया है। द मोर इम्पोर्ट्स देन एक्सपोर्ट इट ऑल्सो इम्पैक्ट जॉब मार्केट, क्योंकि ये शो कर रहा है कि हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कम है, एंड दिस लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। और एक और चीज़ यहाँ पे है विच इज़ रिलेटेड टू करेंसी। हम काफ़ी देर से ये पढ़ रहे हैं, जो करंट इकोनॉमिक सिनेरियो है, वी आर रीडिंग दिस,
कि इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट होता जा रहा है, हमारी वैल्यू कम होती जा रही है। तो ऐसे केस में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाता है, महंगा हो जाता है। ये हमें तब देखने के लिए मिलेगा जब हमारा जो रुपी है वो अप्रिशिएट हो रहा है। आज के टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो रुपी है वो डिप्रिशिएट कर चुका है, जिसकी वजह से थोड़ी सी हमारे जो गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि रुपी की वैल्यू कम है। लेकिन क्योंकि हमारी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर हम सभी गुड्स खुद प्रोड्यूस नहीं करते, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस इंपोर्ट की वजह से हमारा जो ट्रेड है वो एक्सपेंसिव हो चुका है। एक तरफ थोड़ी सी कॉम्पिटिटिवनेस हमारे एक्सपोर्ट्स की बढ़ती है, लेकिन उसी को निगेट कर देते हैं क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो चुका है। और इस ट्रेड डेफिसिट की वजह से जब कंट्री की जीडीपी आगे चलकर डिक्रीज होती है, जितना जितना ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाएगा उतनी उतनी हमारी जो लोकल करेंसी की वैल्यू है वो वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। सो ट्रेड डेफिसिट, इसे आप काफ़ी डिटेल में अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ते हैं, इसे दोबारा रिवाइज कीजिएगा बिकॉज ये टॉपिक दोबारा न्यूज़ में है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस बार 3 टाइम्स आपको इंक्रीज देखने के लिए मिला है इन द ट्रेड डेफिसिट, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट द मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो कि बेसिकली एक यूनाइटेड स्टेट्स लेड पार्टनरशिप है, जिसमें कि जो क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन है उसे सिक्योर करने का मिशन है। ये रिसेंटली हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई है, बट इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ this minerals security partnership. What is this mineral security partnership? As I just said, ये एक न्यू यूनाइटेड स्टेट्स लेड पार्टनरशिप है। इसमें जो भी क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन्स हैं उनको सिक्योर किया जाएगा एंड बेसिकली एम कि करंटली जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है उस डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जाए। यहाँ पे मेन फोकस यही है कि चाइना की बजाय हम एक ऑल्टरनेटिव को इवॉल्व करें, विच बिकॉज चाइना की बात करें तो चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग में एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, चाइना हैज़ ऑल्सो एक्वायर्ड माइंस इन अफ्रीका फॉर एलिमेंट्स लाइक कोबाल्ट। तो इसीलिए यहाँ पे जो चाइना की डोमिनेंस थी, जो चाइना के ऊपर सबकी डिपेंडेंस थी, उसे डिक्रीज करने के लिए ये हमारे पास मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप आई है। यहाँ पे यूएस के साथ साथ इस पार्टनरशिप में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूके एंड यूरोपियन कमीशन इंक्लूडेड हैं। याद रखिएगा, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। एंड ये जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इट कैन ओनली फोकस ऑन द सप्लाई ऑफ सम चेन ऑफ मिनरल्स, जैसे कि जो कोबाल्ट, निकल, लिथियम, इन्हीं के साथ साथ जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, 17 रेयर अर्थ मिनरल्स, ये उससे भी डील करेगा। अब यहाँ पे जब हम कोबाल्ट और निकल की बात करते हैं, लिथियम की बात करते हैं, इट इज़ नीडेड फॉर बैटरीज जो कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो बैटरीज आती हैं, उन बैटरीज के अंदर कोबाल्ट, निकल और लिथियम को यूज़ किया जाता है। और रेयर अर्थ मिनरल्स तो बहुत क्रिटिकल हैं बिकॉज ये बहुत ट्रेस अमाउंट में सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। बट यहाँ पे ये कहना कि इंडिया इस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट India is interested in joining this partnership. Why India is interested in joining this partnership? तो समझें कि right now हमारी जो growth strategy है उसमें सबसे बड़ा component है that we want to shift our mobility space by conversion of some public and private transport to electric vehicles. हम electric vehicles को promote कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को तो पुश मिलेगा ही मिलेगा, बट फॉर दैट वी नीड टू सिक्योर द सप्लाई ऑफ सम क्रिटिकल मिनरल्स।
and therefore it is, this is the reason why India is interested in joining this partnership. यहाँ पे हमने एक टर्म यूज की 17 रेयर अर्थ मेटल्स. व्हाट इज रेयर अर्थ मेटल्स? These are metals that are obtained from the group of 15 elements जिनको लेंथेनाइड सीरीज में इंक्लूड किया जाता है. जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज है. उस लेंथेनाइड सीरीज के जो 15 एलिमेंट्स हैं उन्हें कहा जाता है रेयर अर्थ मेटल्स. स्कैंडियम और यट्रियम को भी इंक्लूड किया जाता है, हालांकि वो ट्रूली रेयर अर्थ मेटल्स नहीं हैं, बट दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड. Rare earth metals are very significant because they are very key component in making of your electronic devices. जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उन सब में ये रेयर अर्थ मेटल्स यूज़ होते हैं. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी रेयर अर्थ मेटल्स की काफ़ी ज़्यादा है. सो रेयर अर्थ जब हम बात करते हैं तो इसमें 17 एलिमेंट्स आ जाते हैं. इन 17 एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक होते हैं लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स. There are some rare earth elements which are available in India as well, जैसे कि lanthanum, cerium, neodymium, parosidium, samarium, ये भी कुछ इंडिया में प्रेजेंट हैं. There are some like dysprosium, terbium, europium, which are classified as heavy rare earth elements. They're not available in Indian deposits in that extractable quantity. इसीलिए जो चाइना की डिपेंडेंस जो है वो कंट्रीज़ की चाइना के ऊपर काफ़ी रहती है, बिकॉज चाइना इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स. एंड अगर हम ग्लोबल प्रोडक्शन में चाइना का कंट्रीब्यूशन देखें तो इट एस्टिमेट्स अराउंड 70%. सो द डोमिनेंस ऑफ चाइना ओवर हियर इज़ ह्यूज, राइट. मूविंग अहेड, our next news article is important from biodiversity and environment point of view. Again, it is related to Ramsar sites. हमने थोड़े दिनों पहले रामसर साइट्स डिस्कस किए थे, कुछ न्यू रामसर साइट्स ऐड किए गए थे. आज फिर 10 और वेटलैंड्स को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है. So now the total count of Ramsar sites in India is 64 sites. 10 more sites are added. Last time हमने कहा था 54 हो गई, लेकिन I think just after a span of 1 week, 10 more wetlands are designated as Ramsar sites now, and now the total becomes 64 sites. अब Ramsar sites का तो हमें पता ही है. Ramsar sites are basically wetlands. This could be swamps, marshes, lake, floodplain, water body that could be static or flowing water. It could be fresh water, brackish water, saline water. Whichever it is, any wetland which is considered as the wetland of international importance, they are referred to as the Ramsar site. So Ramsar Convention के अंडर, जो कि इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है, इट बेसिकली एम्स कि हमारे जो वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व किया जाए, उनके यूज़ को एफिशिएंट किया जाए टू मेक द रिसोर्सेज सस्टेनेबल. एंड इसमें जितने भी कंट्री सिग्नेटरीज हैं, दे डिक्लेयर देयर वेटलैंड्स एज रामसर साइट if they meet one of the 9 criterias. 9 criterias हैं, जैसे कि if the wetland is representative of a rare or unique wetland type, or if it regularly supports 20,000 or more water boards. तो ऐसे करके बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिनमें से अगर वो एक भी क्राइटेरिया को पूरा करता है तो उस वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर किया जा सकता है. इंडिया कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है रामसर कन्वेंशन में. इंडिया साइंड इट इन 1982 एंड अब इंडिया में 64 वेटलैंड्स हैं. पिछली बार तो हमने बाकी के याद किए ही थे. जो 10 वेटलैंड्स और ऐड किए गए हैं इनको भी नोट कर लीजिएगा. अगैन फ्रॉम तमिलनाडु, वन वी हैव इज कुंथम कुलम बर्ड सेंचुरी. फ्रॉम ओडिशा वी हैव सतकोशिया गॉर्ज. इन गोवा वी हैव नंदा लेक. तमिलनाडु अगैन गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व. From Karnataka, we have Ranganathiru Bird Sanctuary. After this, from Tamil Nadu, again we have Vembanur Wetland Complex. Again from Tamil Nadu, Vellode Bird Sanctuary. Then Sirpur Wetland from Madhya Pradesh, and then Vedathankal Bird Sanctuary in Tamil Nadu, and Udhyamarthadampuram Bird Sanctuary in Tamil Nadu.
और दोबारा उस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा कि इंडिया की वो कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे अब सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हैं. चेक द वेटलैंड्स ऑफ यूपी एंड नाउ चेक द वेटलैंड्स ऑफ तमिलनाडु. थोड़ा सा दोबारा, आई होप आपने लास्ट वीडियो देखकर वो मैप बनाया होगा, उस मैप में अब ये बाकी की न्यू एडिशंस कर दीजिएगा. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. I will see you all in my next one. Thank you.